तेरा ये कैसा सामोह भंग पिया, अभी थी राजी मैं अभी दंग पिया, न वापस जाऊं। अपना मेरा जन्म स्थान यही है और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई यहाँ से की। 12th स्टैंडर्ड तक मैं यहीं पढ़ी। GN नेशनल पब्लिक स्कूल की पढ़ी हुई हूँ मैं। उसके बाद मैंने कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज से इंटर किया। मैं ना हमेशा से मेरे जो गोल्स थे ना वो बहुत बड़े थे। पता नहीं था पूरे कैसे होंगे। गोरखपुर में मैं थी, मुझे नहीं लगा था मैं कभी रहमान को मिलूंगी, लेकिन ऐसा लगा कि नहीं यार अब है तो है, और ऊपर से पोस्टर देख लिया है तो रहमान से मिलने का मौका है, तो इसके लिए तो जान लगा। समाव ऐसा लगता है कि शहर छोटे और बड़े आप साइज से कह सकते हैं। मुंबई बड़ा शहर है और गोरखपुर उससे कंपैरेटिवली छोटा है, पर अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं, कला की बात करूं, संस्कृति की बात करूं, तो कोई भी शहर किसी भी शहर से कम नहीं है। आज तक मैं वो मोमेंट मेरे लिए, मैं शायद कितनी भी बड़ी हो जाऊं या कितना भी उम्र से बड़ी हो जाऊं या पद से बड़ी हो जाऊं, जो भी होगा, लेकिन वो मोमेंट हमेशा मेरे लिए वैसा ही रहेगा, स्पेशल रहेगा। क्योंकि रहमान साहब के लिए गाना अपने पूरे करियर में बहुत बड़ी बात होती है, और आपके करियर की शुरुआत रहमान साहब से हो तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई बात हो सकती है। नमस्कार, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। गोरखपुर लाइव की हमेशा से ये कोशिश रही है कि गोरखपुर के उन सितारों को मंच देने की जिन्होंने गोरखपुर का नाम रोशन किया है और गोरखपुर को एक नया मुकाम दिया है। आज हमारे साथ पारुल मिश्रा जी हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और इनका परिचय आपको बताएं तो बॉलीवुड से लेकर और तमाम वेब सीरीज़ में इन्होंने वो गाने दिए हैं जो लोगों की जुबां पर हमेशा से चढ़ा रहा है। इनको हाल ही में नौशाद सम्मान मिला है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, और आज ये हमारे साथ हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कैसे इनका शुरू से लेकर कैसे सफ़र रहा बॉलीवुड तक पहुंचने का, क्या क्या कठिनाइयाँ इनको झेलनी पड़ी और उनसे आप क्या सीख ले सकते हैं, और किस तरह से आप इनकी स्टोरी से मोटिवेशन लेकर अपने आप को निखार सकते हैं। तो हम लोग अब बातचीत शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो आप गोरखपुर से हैं जी, एकदम बहुत अच्छे से गोरखपुर से हैं। गोरखपुर की पैदाइश है और गोरखपुर में ही मेरी अपब्रिंगिंग हुई है। मेरी पढ़ाई 12th स्टैंडर्ड तक मैं यहीं थी। तो अब आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? कहते हैं मतलब अभी भी एक समाज के एक बड़े तबके में, खासतौर पर गोरखपुर में या इस जैसे जो भी इस टीयर के शहर हैं वहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो छोटे शहर आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। आपको बड़े शहरों, वो तो ठीक है कि अपॉर्चुनिटी बड़े शहरों में ज़्यादा है, छोटे शहरों में कम है, लेकिन यहाँ के लोगों में वो पोटेंशियल है, ये आपने साबित किया है। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये मानना नहीं चाहते, वो मानने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर बच्चा यहाँ है तो उसको छोटे से है उसको बाहर भेज दो अगर उसको कुछ हासिल करना है तो। क्या आपको लगता है कि गोरखपुर में रहते हुए वो सब चीज़ें नहीं हासिल की जा सकती हैं? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सब जगह हर तरह, मैं इनफैक्ट अभी जब से सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, खास करके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, अभी सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि फिल्मों के ज़रिए हम जो पहुंच पाते थे लोगों तक, वो जरिया अब सिर्फ एकमात्र जरिया नहीं है, वो है, कई सारे अल्टरनेटिव पैदा हुए हैं। लेकिन इतने सारे ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं, मुझे समाव लगता है कि वो ऑप्शन ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहे हैं कंपैरेटिवली फिल्म। और बॉलीवुड की, अगर आपको बॉलीवुड में कुछ करना है तो डेफिनेटली फिर आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो शहर बॉलीवुड में ही, बॉलीवुड के लिए ज़्यादा माना जाता है। पर छोटे शहरों में रह करके व्हाट आई फील इज कि अगर मैं यहाँ होती, महज कर लीजिए मैं बॉम्बे में नहीं होती इस वक्त और मैं यहाँ गोरखपुर में होती, तो मेरा कंसंट्रेशन पूरा का पूरा म्यूजिक पे होता। विश्वास मानिए, बड़े शहरों में लाइफस्टाइल मेंटेन करना और उसको मेंटेन करके चलाना, क्योंकि वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, और पूरा जो हमारा इंडिया का जो सबसे महंगा शहर है वो मुंबई है। तो उस शहर में हर तरीके की, हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए और म्यूज़िक भी करना है। म्यूज़िक सिर्फ अकेला नहीं करना है, म्यूज़िक को लोगों तक पहुंचाने के बहुत सारे ज़रिए जो हैं, उन ज़रियों पे आपको हर बार अपेयर होना, हर बार नंबर 1 दिखते रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है। तो समाउ आई फील कि अगर आप अपने छोटे शहर में हैं, छोटा शहर और बड़ा शहर, पहली बात तो ये जो टर्म है ना, ये टर्मिनोलॉजी मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे समाउ ऐसा लगता है कि शहर छोटे और बड़े आप साइज से कह सकते हैं। मुंबई बड़ा शहर है और गोरखपुर उससे कंपैरेटिवली छोटा है, पर अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं, कला की बात करूं, संस्कृति की बात करूं, तो
कोई भी शहर किसी भी शहर से कम नहीं है, ना ही मुंबई कम है। मुंबई में महाराष्ट्र का बहुत अच्छा कल्चर है, हमारे यहाँ यूपी में इतना अच्छा कल्चर है कि हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं कि हमारे घर में पूजा कैसे होती है, दिवाली कैसे मनाई जाती है। कभी कभी वो मिस करते हैं। हाँ, हमारे घर के बगल वाले घर में हमें पता नहीं होता है कि उनके यहाँ दिवाली मना भी रहे हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पर पूरी कॉलोनी, पूरा जो मोहल्ला है, पूरा शहर इतना अच्छा सजा रहता है। तो मैं तो बहुत मिसिंग लगता होगा। और ये बात ही गलत है कि आपको कुछ बनना है तो बड़े शहर जाना पड़ेगा। अगर आपको कुछ बनना है तो सच्ची ईमानदारी होनी चाहिए अपनी उस चाह के लिए जो आपको सच में बनना है। अगर वो ईमानदारी है तो वो आप कैसे भी हासिल कर लेते हैं। ये मैं अब कह रही हूँ, मैं सच बताऊँ, मैं जब 25 साल की थी तो भी मैं भी ये नहीं समझती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जो होना है बॉम्बे में ही होगा, पर ऐसा नहीं है। आज मैं यहाँ पर बैठ कर के आपसे बस इतना कहना चाहूँगी, जो मेरा अपना अनुभव है मेरी ज़िंदगी से, वो मेरा ये है कि आप किसी भी शहर में रहें, अगर आपकी ईमानदारी है ना आपके कार्य के प्रति, तो वो ईमानदारी आपके काम में दिख जाती है और आपको वो जगह मिल जाती है। हाँ, पर एक बात ये है कि मैं पिछली बार अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आई थी, तो बहुत सारे ऐसे अच्छे गाने वाले बच्चे जो थे, जो मुझसे लाइव साथ में मेरा प्लेटफॉर्म साझा कर रहे थे, वो बहुत अच्छा गा रहे थे और बहुत सारे लोग मुझे टैग भी करते रहते हैं अपनी वीडियोस मेरा गाना गा करके। तो मैं सोचती हूँ ये लोग कितना अच्छा गाते हैं, पर उनकी प्रॉब्लम क्या है कि दीदी हम वहाँ तक कैसे पहुँचे। जैसे वेब सीरीज़ में अगर हमें गाना है, अगर हमें गाना है तो हमें कौन सा ज़रिया अपनाना चाहिए, तो वो ज़रिए मुझे समाव लगता है कि उस शहर में रह करके मिल पाता है, क्योंकि सारे शहरों से जो संगीत में अच्छे हैं, जो अपनी कला में अच्छे हैं, वो सब वहाँ पर पहुँचे हैं और वहाँ पर पहुँच करके सबने अपनी अपनी जीवन का एक संघर्ष किया है, और संघर्ष करने के बाद जो कुछ भी वो हासिल कर पा रहे हैं उसको वो किसी प्लेटफॉर्म तक पहुँचा पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ही सारी शूटिंग्स होती हैं, जितनी भी वेब सीरीज़ बन रही है, जितनी भी फिल्में बन रही हैं, सब बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स हैं सब बॉम्बे में हैं। तो अगर आप वहाँ राइट लोगों के साथ हैं ना, तो चीज़ें ऑब्वियसली मतलब उसमें शहर का इम्पैक्ट कम है, वहाँ लोग हैं, वो इंडस्ट्री के लोग हैं, इसलिए हैं। ये सिर्फ म्यूजिक से मैं बोलूँगी, म्यूजिक या बॉलीवुड या फिर एक्टिंग, जो भी आर्ट है ना, जो आर्ट बेसिकली आर्ट बहुत सारी चीज़ें, आर्ट में बहुत कुछ बहुत ब्रॉड एरिया है, लेकिन मैं एकदम अगर बोलूँ तो जो सिनेमा वाला आर्ट हो गई, हाँ, अभिनय और संगीत और ये खास करके अगर इससे रिलेटेड कुछ काम है तो मुंबई जाना पड़ता है, क्योंकि मुंबई एक ऐसा हब है जहाँ पर सारे जितने भी एक्टर्स हैं, इनफैक्ट दिल्ली में भी NST के जितने भी लोग इतने अच्छे अच्छे ड्रामा करते हैं, लेकिन वो लोग भी बॉम्बे जाते हैं। लास्ट में पंकज त्रिपाठी जी, और ये जो भी बड़ा नाम है जो मनोज बाजपेयी जी और आशुतोष राणा जी, ये सब लोग NST के हैं, पर वहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि उनको अपनी कला का प्रदर्शन ब्रॉड लेवल पे करने के लिए उस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और वो प्लेटफॉर्म हमें बॉम्बे देता है। अच्छा, आपको लगता है कि सोशल मीडिया के आने के बाद से जो, जैसे आप अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि मुंबई में सारी चीज़ें सेंटर्ड हैं, एक सेंट्रलाइज है, उसको डिसेंट्रलाइज अब हो रहा है, जैसे अब बाकी छोटे शहरों में भी, जैसे आप कई सारे हम यूट्यूब पे देखते हैं वेब सीरीज़ बन रहे हैं छोटे छोटे स्तर से, या अच्छी, जैसे गोरखपुर में भी कई तमाम ऐसे बच्चे हैं जो म्यूजिक बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो वो एक डिसेंट्रलाइज हो रहा है, जो सिर्फ एक मुंबई में बड़ा सेंटर था। उसका रीज़न यही है कि प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी फेसबुक पे भी कोई बच्चा अगर अच्छा गाता है और अच्छा म्यूजिक कर रहा है, तो एक छोटे शहर में एक कमरे में बैठ करके अपने जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं उसके साथ अगर वो अच्छा म्यूजिक कर रहा है जो रिलेटेबल लग रहा है लोगों को, तो वो पहुँचता है लोगों तक, चाहे कैसे भी। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक टर्म, जैसे आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है और ज़्यादातर चीज़ें फिल्मों से ज़्यादा वेब सीरीज़ और ये चीज़ें प्रचलन में आ रही हैं। सोशल मीडिया पर एक टर्म्स है वायरल होना जी। तो आपको लगता है कि गाने मतलब एक तो होता है कि रीच गाने होते हैं और एक कुछ होते हैं जो वायरल होते हैं जी। तो सक्सेस आजकल जो ट्रेंड है वो जो वायरल है वही सक्सेस माना जाता है। आप इसमें कैसे डिफरेंट करेंगे कि जो जरूरी नहीं है कि जो वायरल है वो सक्सेस हो, ऐसे क्या ये डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा, आपके खुद के सवाल में ही जवाब है। मैं एकदम नहीं मानती हूँ कि जो वायरल है वो सक्सेस है, मतलब लेकिन समाज तो वो पैमाना बना के रखा है, मतलब जो लोगों को लगता है कि यार ये सब सबसे ज्यादा चल रहा है, बना के रखे हैं। लेकिन हमारा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, समाज में अगर 100% लोग हैं तो उसमें से 90% लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक कैसे खाना पीना है, सोना है। 10% लोग हैं जो कलाकार हैं, जो डीपली सोच रहे हैं, जो बहुत अंदरूनी तरीके से सोचते हैं और वो ये बात जानते हैं कि कला क्या है। और अनफॉर्चुनेटली उस नीश ऑडियंस में इसलिए बोलूँगी
कि वो एक छोटा सा कैटेगरी है, 10%, पूरे 100 में 10% लोग हैं जो कला को समझते हैं, और उन 10% लोगों को पता है कि ये जो वायरल है इसमें वो बात नहीं है। बट हाँ 90% लोग हैं जो उनको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी चाहिए, उनको नहीं फर्क पड़ता है कि कोई अच्छा गा रहा है या कोई अच्छी एक्टिंग वो बस एंटरटेन हो रहे हैं उससे, हो सकता है वो फनी तरीके से एंटरटेन हो रहे हो, उनको यही चाहिए। मैं कहती हूँ अगर मैं पूरा दिन, मैं एक नॉर्मल ऑफिस में काम करती हूँ, मैं पूरे दिन आज स्ट्रेस में थी, मैं वापस आई, मुझे या तो म्यूजिक अच्छा फील करा सकता है या तो फिर कोई फनी वीडियो मुझे फील अच्छा करा, कोई फनी तरीके से गा रहा हो, मे बी कोई गा रहा है बट वो फनी तरीके से गा रहा है, वो मुझे अच्छा फील। तो बेसिकली ना ये डिपेंड करता है कि सामने वाले को, मेरी ऑडियंस को उस वक्त क्या चाहिए था और क्या आया उसके सामने। और हर किसी को जिस तरीके की वीडियोस पसंद है वैसा एल्गोरिदम है उसका, उसको वैसे ही वीडियो सामने से आती हैं। आपने अगर 4 वीडियो आपने फनी वीडियो देख ली तो आपको सजेशंस भी उसी के आते हैं। तो ये जो पूरा सोशल डिलेमा है ना, ये सारी चीजें आपकी पसंद के हिसाब से एल्गोरिदम वही है। हमें लग रहा होता है कि ये वायरल है, बट ये वायरल नहीं है, वो मेरे को पसंद है इसलिए मुझे ही बार बार दिख रहा है, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस के लिए ढूंढ रही हूँ। अब आते हैं जो एक्चुअल वायरल होता है, जो सबको पता है। अभी मैं यहाँ पर बैठ करके बात करूँ तो शायद 10 लोग सेम एक टॉपिक पे बात कर लेंगे, अरे वो लड़का था, वो उसने ऐसा गाया। इनफैक्ट मेरा गाना मोहब्बत, मैंने बहुत सारे गाने गाए। अब आपका सबसे चर्चित गाना और सबसे फेवरेट? करेक्ट, मेरा वो गाना वेब सीरीज में जिस दिन आया, मैं सच बताऊं तो मुझे एक ऐसा कॉल आया, रोहित शर्मा जी के साथ मैं बहुत सारे गाने रिकॉर्ड करती रहती हूँ, लेकिन और बहुत सारे गाने आके चले भी जाते हैं, रोहित जी के ही गाने हैं, उनकी ही कॉम्पोजिशंस हैं, मैं ही गा रही हूँ, पर हर गाने को वैसी पहुँच नहीं है जैसी उस गाने को है, क्योंकि उस गाने की जो स्टोरी लाइन है वो बहुत रिलेटेबल है। यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत लोग कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वैसा एग्जैक्टली जो सिनेरियो उसमें है जो उस गाने के वक्त होता है, वैसा बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो बहुत सारे लोगों के साथ रिलेट रिलेट कर पाते हैं लोग अपने आप से। एंड यू वोंट बिलीव द मोमेंट वो एपिसोड आया, उसके अगले दिन से ही मुझे इंस्टाग्राम पे, मेल्स पे और जैसे भी जो भी जरिया है, बहुत अलग अलग तरीके से मुझे आने लग गए मैसेजेस। तो मुझे समझ आया कि अच्छा गाना वायरल हो गया है। मुझे भी नहीं पता है गाना, तो मुझे कैसे पता चलेगा गाना वायरल है? मुझे तो मेरे मम्मी का कॉल आएगा, बेटा गाना सुना बहुत अच्छा लगा, पापा का कॉल आएगा, बेटा अच्छा गाई। ये तो कोई भी गाना सुनते हैं आपके, जितने गाने तक मेरे मम्मी पापा को मेरा तो हर गाना पसंद है ना, तो उनका वैसे ही एक कैजुअल कॉल था कि गाना अच्छा था। पर ये जो मुझे मैसेजेस हर जगह से आने लग गए, उसे समझ में आया कि गाना वायरल हो गया है। तो गाना वायरल हुआ तो ऐसा लगा कि अच्छा ऐसा होता है वायरल, क्योंकि हमें भी नहीं पता भाई, हम तो सालों से सिर्फ गाना गा रहे हैं, हमें भी नहीं पता वायरल की फीलिंग क्या होती है। वायरल हो गया तो हमने सोचा चलो इस गाने को वापस से अपने यूट्यूब चैनल पे डाला जाए। तो हमने यूट्यूब चैनल पे डाला और फिर इतने भारी तादाद में, कुछ 5 मिलियन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को देखा है, और सबके मैसेजेस मेरे मेल्स पे भी आते हैं। कुछ लोग मेरी ज़िंदगी से ऐसे जुड़ गए कि मुझे पता भी नहीं था कि ये मेरे ऐसे दोस्त बन जाएंगे सिर्फ उस गाने के थ्रू। तो ये वायरल होना अपने आप में बहुत खुशी की बात है। पर मैं बताऊं, मैंने उस दिन फील किया कि वायरल होने के पीछे मेरा गाना नहीं है, वो एग्जैक्टली वो सिचुएशन है जहाँ पे वो गाना है। कभी कभी क्या होता है कि आपके बहुत सारे गाने ऐसे ही चले जाते हैं जिस पे आपने पता नहीं कितनी मेहनत की है। मैं सच बताऊं तो मैंने उस पर कोई मेहनत नहीं की है। मुझे एक दिन पहले कॉल आया, मैंने जाके रिकॉर्ड किया। बाकी के गानों कंपैरिजन कुछ गाने तो मैं 6-6 महीने गा ही रही हूँ, हर बार लगता है कुछ थोड़ा सा और अच्छा गा सकती हूँ, वापस गाती हूँ, वापस होता है, वापस सारी चीज़ें होती हैं। बट वो गाना ऐसा था क्विकली, मतलब मैंने कल गाया और आज वो रिलीज हुआ और परसों वायरल भी हो गया, और वो लोगों का सबसे पसंदीदा गाना बन गया, सबका पसंदीदा। लेकिन हाँ ये है कि उस गाने के थ्रू मुझे लोग जानते हैं और मुझे उससे बहुत प्यार मिला है। खास करके मैं यूपी बिहार से बहुत जुड़ गई हूँ, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले लोग यूपी बिहार के सबसे ज़्यादा जो है अधिकारी भी होते हैं। ये सवाल वायरल का इसलिए भी है क्योंकि आजकल जो नई जनरेशन के लोग, मतलब जो नए लड़के गाना संगीत में आ रहे हैं, उनको लग रहा है अगर वो वायरल नहीं तो सक्सेस नहीं है। मतलब उनको ये, आपको पता है, ये मुझे भी लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मेरा गाना नहीं चल रहा है तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट ये गलत है ऐसा सोचना। ऐसा सोचना गलत क्यों है मैं वो बताऊं कि मैं अगर किसी गाने पे 5 मिलियन व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं तो वो गाना सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा क्यों सोचना है? वो 5 मिलियन लोग में से अगर 200 लोगों ने सुना है, 500 मिलियन छोड़ दो, और अगर आपके सिर्फ 200 लोगों ने सुना है और 200 क्रीम ऑडियंस है जिनसे आपको आगे भी काम आएगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, अगर मुझे रहमान साहब ने सुन लिया तो मेरे लिए वो सक्सेस है। मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि 5 मिलियन लोगों ने सुना है कि नहीं, या 50 मिलियन लोगों ने देखा,
नहीं फर्क पड़ता। तो ये एक चीज़ है। और मैं आपको बताऊं, जितनी जल्दी वायरल होते हैं ना उतनी जल्दी लोग भूल भी जाते हैं। क्योंकि इतना कुछ चल रहा है। आपने एक तो पेशेंस जीरो हो चुका है लोगों का, 30 सेकंड में चेंज हो जाता है। बच्चे ऐसे वीडियोस देखते हैं। इसीलिए रील्स का जो है ट्रेंड है, वीडियोस के कंपैरिजन में रील्स की रीच बहुत ज्यादा है। क्योंकि उसका टाइम, स्क्रीन टाइम कम है। आपको 30 सेकंड में जो चीज़ देखने को मिल जा रही है, वो आप 2 मिनट की वीडियो क्यों देखने जाओगे? आपको 30 सेकंड में मिल रहा है। और उसका भी पेशेंस नहीं रखते हैं लोग। लिटरली ये सोचते हैं 15 सेकंड में हटाओ यार, 10 सेकंड्स में हटाओ। तो अगर इतना क्विकली चेंजेस हो रहे हैं, तो मुझे समाव ऐसा लगता है कि ये जितना जल्दी आपके वायरल होता है ना, उतनी जल्दी आप माइंड से हट भी जाता है वो। मतलब जो तेजी से चढ़ता है वो तेजी से गिरता है। इसलिए आप स्टेबल हमेशा तरीके की से कहावत है कि कछुए की चाल हमेशा जीतती है ना हमेशा रेस। जीतती है। तो वो धीरे 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 जो चीज़ें वर्क करती हैं ना, और जो आप एज अ सिंगर किसी लिसनर के ख़ास प्लेलिस्ट के ख़ास मेंबर बन जाओगे ना, वो होगी सक्सेस। मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस वो है कि अगर 5 लोग परेशान हैं और मेरा गाना सुनते हैं परेशानी में, कि यार मैं ये आवाज़ सुनूंगा और मुझे मज़ा आ जाएगा, तो वो मेरे लिए सक्सेस है। मेरे लिए सक्सेस का पैरामीटर ये नहीं है कि मैं कोई गाना रिलीज़ करूं और कोई गाने पे बहुत सारे व्यूज़ आ जाएं। ये नहीं होता है, ये एक्चुअली ट्रूथ नहीं है। क्योंकि हम लोग गाने बहुत रिलीज़ करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलमोस्ट हर दूसरे वीक मैं एक गाना रिलीज़ करती हूँ, लेकिन हर गाने को उतना नहीं मिलता। तो हम लोग कभी डीमोटिवेट नहीं होते हैं। हम लोग ये सोचते हैं हमारा काम है ये, हमें लोगों को, मैंने जब सोचा था कि मुझे सिंगर बनना है, मुझे एक आर्टिस्ट के तौर पे समाज में लोगों को हमेशा अच्छा और शांति देनी है, तो मैंने सिर्फ ये सोचा था। मैंने ये नहीं सोचा था कि कितने लोगों को मैं शांति दे पाऊंगी, कितने लोग मेरी वीडियो अपना बेस्ट करते रहना है। मैं अपना बेस्ट करती रहूंगी, जितने लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा, आप सक्सेस की बात कर रही थी। आपके सक्सेस का क्या राज है? कैसे आपने शुरू किया गोरखपुर से और कैसे वहाँ तक पहुँची? सबसे पहले तो संगीत में रुचि, क्या आपके परिवार से भी पहले लोग संगीत में रहे हैं या आपने संगीत में शुरुआत की? कैसे वो पॉइंट कहाँ से है जब लगा कि यार मुझे संगीत में ही जाना है? ओके, तो मैं गोरखपुर की हूँ। सबसे पहले तो छोटे शहर की, जैसा कि आपका पहला सवाल था। छोटे शहर मतलब लोगों का ये परसेप्शन है। मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को ही कह रही हूँ कि सबसे पहले ये सोचना ही छोड़ दीजिए कि छोटा शहर और बड़ा शहर। शहर कोई तो होगा ही ना जहाँ आपने जन्म लिया। तो सबसे पहले तो आपने जन्म लिया है, वो शहर आपके लिए आपकी जन्मभूमि है। तो छोटा बड़ा यहाँ कहना तो गलत है। और यहाँ से हम चलते हैं कि मेरा जन्म स्थान यही है। और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई यहाँ से की। 12th स्टैंडर्ड तक मैं यहीं पढ़ी। GN नेशनल पब्लिक स्कूल की पढ़ी हुई हूँ मैं। उसके बाद मैंने कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज से इंटर किया। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चली गई अपनी म्यूज़िक को आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो उसके पहले मेरे म्यूज़िक में कैसे रुचि थी वो बताना चाहूँगी। हम लोग क्या होता था कि बचपन में मैं ऐसे घर में कभी थोड़ा बहुत गा दिया, गुनगुनाने वाला। तो पापा को सब लोग बोलते थे कि आप सिखाइए। तो पापा ने उस चीज़ को सीरियसली लिया। क्या वो संगीत में पहले से? अच्छा, नहीं, उनको बताया कि आप इनको कहीं हमारे यहाँ पूरी फैमिली में कभी संगीत डेफिनेटली गाते होंगे, क्योंकि मेरे अंदर है तो गाना। ये तो हमारे यहाँ कल्चर है ना, मतलब हमारे शादी विवाह मतलब हमारे यहाँ फोक तो हमेशा से है ना। मतलब सीखना क्लासिकल शास्त्रीय संगीत वो एक अलग कला है। लेकिन संगीत सीखेंगे तो तब ना जब आपके अंदर होगा। संगीत एक ऐसी कला है, गायन वादन नृत्य, ये तीनों कलाओं का समावेश है संगीत। और अगर मैं बोलूं कि मेरा संगीत एक खास करके जो सिंगर्स होते हैं उनके अंदर अगर नहीं है गला या सुर नहीं है तो वो सिखाया नहीं जा सकता। आप एक बार के लिए तबला सिखा सकते हैं, उसमें भी मैं बोलूँगी कि अगर आपका म्यूजिकल माइंड नहीं है तो नहीं। लेकिन हाँ, आप तबले पे हाथ रखना किसी को भी सिखा सकते हैं कि चलो आप हाथ रखो, थोड़ा बहुत बजा लो। लेकिन गाना किसी को अगर नहीं है, अंदर स्वर नहीं है, तो नहीं सिखाया जा सकता। मतलब आप उसके अंदर पैदा नहीं कर सकते, अगर है तो उसको बढ़ा सकते हैं। संगीत की रुचि है ये तो नहीं होता है। थोड़ा सा आपका गला भी होना चाहिए, आपके गले में सुर होने चाहिए। तो गायन का कुछ ऐसा है कि मैंने बचपन में बहुत ऐसे ही कैजुअल लेवल पे गाया। फिर स्कूल्स में गाती रही? हाँ, स्कूल्स में गाती थी। फिर सब लोगों ने पापा मम्मी को कहना शुरू किया कि आप सिखाइए। तो पापा ने सीरियसली मुझे एक हमारे गुरुजी थे श्री प्रकाश पांडे जी। किस क्लास में आप रहेंगी तब की बात है? मैं थी मेरे ख्याल से 4th या 5th स्टैंडर्ड में थी मैं। अच्छा। हाँ, तो तब पापा लेके गए मुझे। और मेरे जो गुरुजी थे वो बहुत टीचर्स को सिखाते थे, जो बच्चों को सिखाते होंगे वो वाले टीचर्स को मेरे गुरुजी सिखाते थे। हाँ, वो सुपर सीनियर थे। तो उन्होंने पहले तो मना किया कि इसको तो मेरा कोई स्टूडेंट सिखा देगा मेरी उम्र देख के। फिर पापा को थोड़ा कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर, तो पापा ने बोला एक बार गा के सुना देगी बेटी आप।
देख लीजिए, मैं तो चाहता हूँ आप ही सिखाइए। तो मेरे गुरुजी ने सुना और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ही सिखाऊंगा। उनका नाम अगर? उनका नाम है श्री प्रकाश पांडे जी। अच्छा जी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जितने भी दिन रहे हैं उन्होंने, मैं सच कहूँ तो मेरे अपने जीवन में जो संगीत है उनकी वजह से है। और क्योंकि आपका ना सबसे पहला स्टेप, अगर कोई आपको चलना अच्छे से सिखा देना तो फिर आप आगे बढ़ते रहते हो। हाँ। हाँ, तो उन्होंने मुझे चलना सिखाया एक्चुअली, देखा जाए तो संगीत में। तो उनसे सीखा मैंने। और गुरुजी ने बहुत सारा कंपटीशन, जो प्रतियोगिताएं होती रहती थी, हमेशा बोलते थे अभी जिला जीत लिया, अब चलो स्टेट लेवल पे चलो। बहुत हो गया, गोरखपुर में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स कर लिए। अभी तो क्या है, कुएं का मेंढक को यहाँ तो सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, चलो यूपी में देखो क्या होता है। फिर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी का मैंने फॉर्म फिल किया और मैंने उसमें ख्याल संगीत, ध्रुपद धमार, ठुमरी दादरा, सारे ये क्लासिकल जो भी है। हाँ, क्लासिकल। उसमें अलग अलग वर्ग होते थे, जैसे कि ख्याल संगीत एक अलग विधा है, ठुमरी दादरा एक अलग विधा है, ध्रुपद धमार एक अलग है। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। पहली बार पार्टिसिपेट किया तो 3rd आई। तो मेरे गुरुजी ने तो ये सोचा ही नहीं था कि ये कुछ भी आएगी, उसको वहां तक जाने का मौका मिले वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर जिले, उनको लगा था पार्टिसिपेट बस कर ले ही बहुत है। एग्जैक्टली, उनको ये लगा कि हर जिले के जो फर्स्ट आने वाले बच्चे होंगे वो वहां पहुंचेंगे। तो पहली बात तो तुम वहां पहुंचो वही बहुत बड़ी मतलब आप फर्स्ट हो यहाँ के। तो मैं यहाँ से तो फर्स्ट आ गई, वहां पहुंची तो पता चला हाँ यार, हम सच में कुएं का मेंढक है। हम तो गोरखपुर में रह करके क्या सोच रहे थे, यहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा गाते हैं लोग। तो पहली दफा 3rd आई, तो कॉम्पिटिटिव हो गई मैं वहाँ से। मुझे लगा कि मुझे तो फर्स्ट आना है, मैं नहीं ले सकती ये 3rd, मुझे तो करना है मेहनत। फिर मैंने दोबारा पार्टिसिपेट किया, दोबारा बाल वर्ग में ही, तब मैं 2nd आई। अब मेरे पास आखिरी वर्ष था जिसमें मैं पार्टिसिपेट करती, फर्स्ट आती तो आती, वरना किशोर वर्ग में मैं जाने वाली थी। तो मैंने 3rd टाइम पार्टिसिपेट किया और तीनों ही वर्ग में फर्स्ट आई। तो गुरुजी बहुत खुश हुए, उनको लगा कि हाँ पोटेंशियल है, किया जा सकता है। तो उन्होंने फिर वहाँ से एक ऑल इंडिया म्यूज़िक कंपटीशन के लिए मुझे फॉर्म फिलअप कराया, जो कि प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद में होता है, अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता। उसमें मैंने भाव संगीत, ख्याल संगीत में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे भी फर्स्ट आई। तो ये मेरा थ्रू आउट 12th स्टैंडर्ड तक चलता रहा। यहाँ के जो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फिर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी, फिर ये अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता। उसके बाद ये हुआ कि चलो भाई अच्छा कर रही है, म्यूज़िक ही करना है। अब करियर, फुल करियर इसी में है बस। मेरा खुद का इंटरेस्ट, मतलब मेरा पैशन भी वही है, प्रोफेशन भी वही, अगर हम बना ले तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो फिर मैंने अपना सोचा कि चलो अगर मैं म्यूज़िक से ही ग्रेजुएशन करती हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन करती हूँ, तो आगे लेक्चरशिप वगैरह लाइन में जाना होगा तो मेरी स्टडीज़ काम आ जाएंगी। नहीं जाना हुआ तो मैं, मेरी स्टडीज़ तो हमेशा मेरे पास हैं, लेकिन कुछ तो पढ़ते वक्त मैं किसी और जगह पढूं या कोई और सब्जेक्ट पढूं तो मेरा म्यूज़िक से थोड़ा ध्यान हटता है। इस वजह से मैंने म्यूज़िक ऑनर्स ही किया। तो मिरांडा हाउस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मैंने एडमिशन के लिए गई और वहाँ पे मुझे एडमिशन मिला। मैंने म्यूज़िक ऑनर्स किया, 3 साल ग्रेजुएशन एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर एमफिल करने के बाद वहीं से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमफिल किया। जी। तो मैंने इस दौरान बहुत सारे रियलिटी शोज़ जैसे कि इंडियन आइडल, सारेगामापा पार्टिसिपेट करती रही। और सारेगामापा में मैं 2 बार गई थी, एक बार तो चैलेंजर की तरह से गई थी और एक बार प्रॉपर पार्टिसिपेंट थी। फिर उसके ही दौरान हमारे दिल्ली में एक फीवर 104 FM का एक कॉन्टेस्ट था, सिंग विद AR रहमान कॉन्टेस्ट। उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। उसमें मैं ऐसा था कि टॉप 10 जो कंटेस्टेंट्स होंगे वो रहमान को मिलने जाएंगे। अच्छा, मैंने ये कॉन्टेस्ट में सिर्फ हिस्सा इसलिए लिया क्योंकि रहमान साहब से मिलना है। मैं बचपन से जिसकी फैन हूँ, एक बार देखने को मिल जाए बहुत हो जाएगा। मतलब हमारे सपने इतने बड़े थे ही नहीं। जैसे रवि हमारे साथ हैं, वो परेशान थे सुबह से कि मिलना है। तो मैं ना हमेशा से, मेरे जो गोल्स थे ना वो बहुत बड़े थे, पता नहीं था पूरे कैसे होंगे। गोरखपुर में मैं थी, मुझे नहीं लगा था मैं कभी रहमान को मिलूंगी, लेकिन ऐसा लगा कि नहीं यार, अब है तो है, और ऊपर से पोस्टर देख लिया है तो रहमान से मिलने का मौका है, तो इसके लिए तो जान लगा देंगे। तो जान लगाने के लिए हमने अपना बेस्ट जो परफॉर्म कर सकते हैं हमने किया, और टॉप 10 में आई। तो फिर हम सब चेन्नई गए। चेन्नई में टॉप 10 कंटेस्टेंट्स थे, वहाँ परफॉर्म कर रहे थे। रहमान साहब को चुनना था कि कौन उनके लिए विनर है और कौन है वो जो स्टेज शेयर करेगा उनके साथ गाएगा। जी। तो मेरा जो कॉन्सर्ट था 17 नवंबर 2007 की बात है ये। तो रहमान साहब ने मुझे चूज़ किया और मैं रहमान साहब के घर रुकी। फिर
गेस्ट उनके। जी, मैं तो गेस्ट नहीं थी, बेसिकली जो कॉन्टेस्ट जीतता उसका प्राइज ही यही था कि वो रहमान साहब के साथ रुकेगा, उनकी लाइफस्टाइल देखेगा, उनके साथ रहेगा, उनको तो ये तो समझेगा। आपने मिलने का सपना देखा था, उनके साथ रहने का सपना, उनके साथ रहने का सपना पूरा हो गया। मैं उनके घर में उनकी लाइफस्टाइल देख रही हूँ, उनके स्टूडियोज देख रही हूँ, कैसे रिकॉर्ड होता है। मैं तो इन चीज़ों के लिए बहुत, एक वीडियो थी जिसमें लता मंगेशकर जी ने उनके लिए लुक्का छिपी गाया था, तो मैं वो पूरी वीडियो ऑलरेडी 100 बार विजुअलाइज कर चुकी थी अपने माइंड में। जब सामने से देखा तो बहुत अलग ही अच्छा फीलिंग फील हुआ था। ऐसा लगा था कि ये तो मेरा ड्रीम प्लेस है, मतलब जहाँ पे लता जी हैं, जहाँ पे ए आर रहमान साहब हैं, तो वहाँ जा कर के मैंने प्रॉपर फील किया उस मोमेंट को और उनके साथ रुकी। और फिर मैंने 17 नवंबर को उनके साथ स्टेज शेयर किया। और उसके कुछ एक साल बाद उनकी फिल्म थी अदा म्यूजिकल जर्नी बाय ए आर रहमान। उस फिल्म के लिए मैंने उसका टाइटल ट्रैक गाया। मतलब रहमान साहब ने कुछ 1-1.5 साल बाद मुझे याद किया वापस से कि क्यों ना ये गाना पारुल से गवाया जाए। तो उनसे उस मुलाकात के बाद वो बॉन्ड बन गया पूरा? हाँ, बॉन्ड तो मतलब मैं सच बताऊँ तो इतनी छोटी थी ना मैं कि मुझे आता नहीं था कि ये PR कैसे करते हैं, पब्लिक रिलेशन कैसे बनाते हैं, ये सब मुझे नहीं आइडिया था। और ना ही मैं इस होड़ में थी कभी, मैं आज भी नहीं हूँ। ऑनेस्टली मुझे बहुत लोग कहते हैं थोड़ा लोगों से बात करो, ये करो वो करो, मैं सिर्फ उनसे ही बात करती हूँ जिनके साथ एक कनेक्शन फील कर पाती हूँ, और वरना मुश्किल होता है बात करना। तो एनीवेज मैंने रहमान साहब से कभी इस तरह से बात नहीं की कि मुझे आगे काम मिले या कुछ हो, बस अच्छा लगा, ऐसा हुआ कि भाई ये रहमान है, इनसे मिलो। तो यार रहमान साहब से मिली, और रहमान साहब का जब कॉल आया उस फिल्म के लिए तो मैं हैरान थी कि रहमान साहब ने मुझे अपनी फिल्म में गवा, मतलब बेसिकली नाउ आई कैन से दैट कि मैं अब ऑफिशियल प्लेबैक सिंगर हूँ। तो पहला मुझे लगता है कि बॉलीवुड में गाने का या किसी फिल्म में गाने का पहला अनुभव था। पहला जो ब्रेक था वो रहमान साहब के लिए था। तो ये तो अपने आप में बहुत इसको कहते हैं कि पहला ही ब्लॉकबस्टर। जी, और आज तक मैं वो मोमेंट मेरे लिए, मैं शायद कितनी भी बड़ी हो जाऊं या कितना भी उम्र से बड़ी हो जाऊं या पद से बड़ी हो जाऊं, जो भी होगा, लेकिन वो मोमेंट हमेशा मेरे लिए वैसा ही रहेगा, स्पेशल रहेगा। क्योंकि रहमान साहब के लिए गाना अपने पूरे करियर में बहुत बड़ी बात होती है, और आपके करियर की शुरुआत रहमान साहब से हो तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई बात हो सकती है। तो रहमान साहब के लिए गाया, और उस फिल्म के लिए गाया। तो उस फिल्म में बहुत सारे ट्रैक्स हैं जो कि बहुत अच्छे एक्सपीरियंस सिंगर्स ने गाया है, जैसे कि सोनू निगम जी, चित्रा जी, हरिहरन जी, सुनिधि चौहान। उन सबके बीच में मेरा नाम आना, ये अपने आप में प्राउड है। साउंड ट्रैक देखती थी तो मुझे लगता था वाह यार, मेरा गाना भी है इसमें, मेरा नाम भी आता है, इश्क अदा है पारुल मिश्रा। तो ये जो सपना था ना मेरा प्लेबैक सिंगर बनने का, वो वहाँ पे तो पूरा। तो ये तो बड़ा अचीवमेंट है कि पहले ही जो गाने हैं उसमें उन स्टार्स के साथ, मतलब उस फिल्म में जहाँ बड़े बड़े स्टार गा रहे हैं। जी जी, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर आपको इसको आपके फैमिली ने या आपने इसको कैसे सेलिब्रेट किया था? सब लोग बहुत खुश थे एक्चुअली। पापा से मेरी पूरी रात बात हुई। मुझे अभी भी याद है कि तभी ना रोमिंग लगता था। आप कहीं जाओ तो रोमिंग पे कॉल आता था तो भी पैसा लगता था, कॉल करो तो भी पैसा लगता था। और मैं उस वक्त स्टूडेंट थी, और मेरे पास कोई वो नहीं था, ATM वगैरह तब मैं कैरी नहीं करती थी क्योंकि मेरा कोई अकाउंट नहीं था तभी। पापा ने मुझे पैसे दे दिए थे कि बेटा ये पैसा तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी अगले 3 महीने, उसके बाद तो तुम घर आ ही रही हो। तो वो पैसा मेरे पास होता था, उसमें चेन्नई चली गई मैं, क्योंकि मुझे मेरी टिकट्स वगैरह सब करा के दी जाती थी। मैं चेन्नई ऑलमोस्ट, मेरे लिए ऐसा हो गया था जाना आना बहुत कैजुअल, फ्लाइट पकड़े, चेन्नई पहुंचे, वापस आए, कॉलेज किया, फिर चेन्नई गए, ऐसा था। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मुझे मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे फ़ोन में जितना बैलेंस था सब खत्म हो गया। बैलेंस मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, वरना मैं हर एक कॉल का ना रिकॉर्ड रखती थी कि अब तो सिर्फ 40 रुपये बचे हैं, इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकती। अब तो सिर्फ 40 कॉल ही हो सकती हैं, क्योंकि 1 रुपये या कुछ पैसा रोमिंग का लगता था। तो मैं उन पैसों को इसलिए खर्च किया था पापा को ये बताने के लिए कि पापा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैंने पापा को फ़ोन किया था, और बहुत रात हो रही थी क्योंकि रहमान साहब के यहाँ से मैं रिकॉर्ड करके आई थी करीब 3:30-4 बजे के आसपास, और आके मैंने कॉल किया था। मुझे आज भी याद है कि मैंने पापा को बताया कि पापा पता है उन्होंने ऐसे कहा, फिर उन्होंने ये कहा, फिर गाना ऐसे रिकॉर्ड हुआ, ये हुआ। तो ऑब्वियसली वो खुशी, वो एक्साइटमेंट है। हम लोग इसे बात करें तो बहुत लंबे समय तक बात करते रह जाएंगे। आखिरी में क्या कहना चाहेंगी उन लोगों को जो अभी स्ट्रगलिंग या म्यूजिक के क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, और गोरखपुर जैसे शहर से हैं और वो मुंबई जाने की स्थिति में नहीं है? जैसे सारे लोग तो मुंबई जा नहीं सकते हैं, और हमको लगता है कि मुंबई सबको, कितने लोगों को मुंबई जगह देगी, तो वो गोरखपुर में रहते हुए कैसे बेहतर कर सकते हैं, या कैसे क्या ऐसा करें
किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखें जो लोग स्टार्टिंग फेज में गलतियां मिस्टेक करते हैं? जी। तो आपका इतना अनुभव है, इतना लंबा अनुभव है, तो उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी और क्या उनको बताना चाहेंगी? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आप अपने शहर में रहिए, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात आज से 10 साल पहले हम कर सकते थे कि बॉम्बे जाओ, मुंबई जाकर के लोगों से मिलो। अब आप यहीं घर बैठे बैठे अगर आप मेहनत ईमानदारी से अच्छा गाना बनाएंगे, मैं म्यूजिशियंस की बात कर रही हूँ, सिंगर्स की बात कर रही हूँ, अच्छा गाना बनाएंगे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इतने सारे ज़रिए हैं, और आप डालिए और बस करते जाइए मेहनत। ये मत सोचिए कि यार मैंने डाला, इससे तो कुछ हुआ नहीं, फिर से डाला, कुछ हुआ नहीं। आप बस करते, ये सोच के मत करिए गाने कि आपको हर गाने से कुछ मिलेगा, बस आप करते रहिए। ये सोचिए कि आप रोज़ सुबह उठ के खाना खाते हैं ना, तो वैसे ही एक गाना डाल देंगे ताकि लोगों तक पहुँचे तो सही आपकी बात। और आप लोगों तक पहुँचेंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा कि गोरखपुर में यहाँ बेतिया हाथा में बैठा हुआ ये लड़का अच्छा गाता है। तो ये तो आजकल बहुत इजीली पॉसिबल है। लोग पहाड़ों में जहाँ पर नेटवर्क नहीं होता है वहाँ पर बैठे बैठे स्टार बन गए हैं, क्योंकि दे आर डूइंग इट डेलिबरेटली। सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा एडवांटेज भी मिल रहा है लोगों को कि सोशल मीडिया की वजह से उन लोगों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो मतलब बड़े शहर, मतलब मुंबई जैसे शहरों में नहीं जा सकते हैं, जिनके पास बड़े मुंबई वाले लोग आपको स्पेशली बुला करके अपनी फिल्मों के लिए गवाएंगे। लेट मी टेल यू दिस, ये फैक्ट है। वो इसलिए नहीं बुलाएंगे कि वो आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, वो इसलिए बुलाएंगे कि वो आपकी ऑडियंस से आपके जरिए कनेक्ट होना चाहते हैं। आप वो बनिए जो आप उनसे चाहते हैं। मतलब अगर आप अपने घर में बैठे बैठे अच्छा म्यूज़िक करेंगे तो जो बॉम्बे में बहुत अच्छा ऑलरेडी काम कर चुके हैं वो लोग भी ये सोचते हैं कि यार ये लड़का बहुत अच्छा गाता है, ये बहुत अच्छा कर रहा है, इसको बुलाते हैं। रहमान साहब भी अगर कोई अच्छा कर रहा है अपने घर में बैठा बैठा कहीं पे भी, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बहुत अच्छे सरोद प्लेयर हैं। वो अपने घर में बैठ के उन्होंने एक छोटा सा क्लिप डाला कुछ 30 सेकेंड का, और रहमान साहब शायद म्यूजिशियंस को फिशिंग करते रहते हैं, उनका चलता रहता है कौन अच्छा है। उन्होंने मैसेज डाला इंस्टाग्राम पे और वो अब रहमान साहब के लिए बजाता है उनके कॉन्सर्ट्स के लिए। तो मैं वही कह रही हूँ कि कोई कहीं, वो कोलकाता में रहते हैं, कोलकाता भी अगर कहें तो अरे तो छोटा शहर है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी शहर में हैं, बैठ कर के ईमानदारी से अपना काम करिए। और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया है लोगों तक पहुँचने का। अपना टैलेंट दिखाइए। बिल्कुल। तो चलते चलते आप अपना फेवरेट कौन सा गाना है जो हमारे अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगी? मैं अपना फेवरेट सुनाऊंगी तो और 30 मिनट जाएगा, इसलिए मैं वो सुनाती हूँ जो आपका फेवरेट है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा जो गाना मोहभंग था वो पूरी जो हमारी ऑडियंस है उसको बहुत पसंद है, तो उनके लिए खास मोहभंग गा देती हूँ मैं। एस्पिरेंट का है ये गाना और रोहित शर्मा जी का म्यूजिक है। बहुत फेमस वेब सीरीज है, अगर आपने देखी होगी तो। फेमस वेब सीरीज नहीं देखी है तो जाइए देख लीजिए एक बार, और मेरा गाना भी जाकर के यूट्यूब पे लाइक करिए, इंस्टाग्राम पे भी जाइए फॉलो कीजिए। ओके, तो मैं गाना सुना देती हूँ। एक रंग में रंगना था, मुझे तुझ में रहना था कहा जो वादा, तेरा ये कैसा सा मोह भंग पिया, अभी थी राजी मैं अभी दंग पिया, न वापस जाऊं। कारी कारी आंखें हारी, मन पे पत्थर हद भारी, तूने तोड़ा ये भरम, संग संग चले थे हम, था क्या तेरा इरादा, तेरा ये कैसा सा मोह भंग पिया, अभी थी राजी मैं अभी दंग पिया, न वापस जाऊं। झूठी है बातें ये ख्वाब देखा के, सताए रुलाए हमेशा यूं ही सब बिखरा जाए। कारी कारी अखियाँ हारी, हारी सी ढूंढी दरिया जी,
ना 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 ना, संग संग चले थे हम, था क्या तेरा इरादा, तेरा ये